नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7th के सिलेबस में शामिल लेसन 15 और हमारे पाठ का नाम है नीलकंठ। इस वीडियो में आपको पाठ का संक्षिप्त परिचय, बहुविकल्पीय प्रश्न और पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्न उत्तर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में सन 1907 ईस्वी में हुआ। बचपन में ये अपनी माँ से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। एमए तक की शिक्षा प्राप्त इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से की। इन्हें आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं हमारे पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा हैं। इस पाठ में उन्होंने 3 पक्षियों के माध्यम से पक्षी प्रकृति की भिन्नता के बारे में बताया है। यह पाठ एक रेखा चित्र है जिसमें लेखिका ने सभी पालतू पशु पक्षियों में से एक मोर, जिसे उन्होंने नीलकंठ नाम दिया है, उसका वर्णन किया है। उसके स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं को विस्तार से बताया है। पाठ शुरू होता है। लेखिका ने बताया है कि वह एक दिन अतिथि को छोड़कर घर लौट रही थी कि चिड़ियों व खरगोश वाली दुकान का ध्यान आया, तो वहां पर गाड़ी रोकने को ड्राइवर को कहा। लेखिका अपने किसी परिचित को रेलवे स्टेशन पहुंचा कर आई थी, तो जब वो अपने घर की तरफ जा रही हैं तो उनको याद आया कि उसको खरगोश व चिड़ियों वाली दुकान पर जाना था, तो ड्राइवर को वहीं पर गाड़ी रोकने के लिए कहा। दुकान का जो मालिक है उसको वो है बड़े मियाँ। बड़े मियाँ ने लेखिका को सलाम गुरुजी कहकर स्वागत किया और बताया कि पिछली बार आपने मोर के बच्चों के लिए कहा था, तो शंकरगढ़ का एक चिड़ियामार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। इनको खरीदने के लिए और लोग भी आए थे, पर मैंने नहीं दिए। अब बड़े मियाँ ने कहा कि आपने मोर के बच्चे लेने के लिए कहा था, तो शंकरगढ़ का एक चिड़ियामार देकर गया है। कई लोग आए थे मोर के बच्चे लेने के लिए, क्योंकि उनसे मोर के पंजों से दवाई बनती है, पर मैंने किसी को नहीं दिए, आपके लिए रखे हुए हैं। बड़े मियाँ के बारे में लेखिका ने बताया है कि उन्हें ज़्यादा बोलने की आदत थी और बड़े मियाँ को लेखिका ने भाषण की तूफान मेल कहा है। उनके रुकने का कोई स्टेशन नहीं था। सुनने वाला जहां उनको रोक दे वे वहीं रुक जाते थे। लेखिका ने रोकते हुए पूछा कि मोर के बच्चे हैं कहाँ पर? छोटे पिंजड़े में वे मोर के बच्चे तीतर पक्षी जैसे लग रहे थे। आप पिक्चर में ऊपर देख रहे हो, ये तीतर पक्षी है, और नीचे आप देख रहे हो कि जब छोटे होते हैं मोर के पक्षी तो वो उसी के जैसे दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल छोटे थे और पिंजड़े में बंद वो बिल्कुल तीतर पक्षी जैसे लग रहे थे। लेखिका ने बताया कि मोल भाव करने के बाद इस जोड़े को 30 रुपए नगद में वो खरीद लाई। लेखिका मोर के बच्चों को घर लेकर आई, तब घर वालों ने कहा कि तुम्हें तीतर के बच्चे दिए हैं और मोर कहकर ठग लिया। इस बात से लेखिका चिढ़ जाती है और कहती है कि मोर के क्या सुरखाब के पर लगे होते हैं। लेखिका ने उन दोनों का विशेष ध्यान रखना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लेखिका अपने घर लेके आई मोर के बच्चों को, तो क्या कहा उनके घर वालों ने, ये तो तीतर के बच्चे हैं और तुम्हें ठग लिया, तेरे से 30 रुपए ले लिए। और ऐसा कहने से लेखिका ने उन दोनों बच्चों के प्रति विशेष लगाव हो गया और उनका ध्यान रखना शुरू कर दिया। लेखिका ने उन्हें अपने पढ़ने लिखने के कमरे में रखा। 2 कटोरों में उनके लिए सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। उस समय के बारे में बताते हुए कहा है कि दोनों छोटे से पिंजड़े से निकलकर कमरे में खो गए। कभी कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। इन्होंने अपने रहने की जगह क्या बनाई? लेखिका की जो रद्दी की टोकरी थी जिसमें वो अपना कागज रखती थी, रद्दी वाले वेस्ट, उसमें ये लोग
रहने लग गए, दोनों मोर के बच्चे। दोनों को लेखिका ने अपने जीव जंतुओं के सामान्य निवास में भेज दिया। अब जैसे ही थोड़े दिन हुए, बाद में एक जाली घर में जहां उनके दूसरे पशु और पक्षी रहते थे, वहीं पर दोनों मोर के बच्चों को भी भेज दिया। जब वो दोनों जाली घर में पहुंचे, तब वहां के अन्य जीव जंतुओं ने कैसा व्यवहार किया उसके बारे में बताते हुए कहा है कि उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया गया जैसा घर पर नववधू के आने पर होता है। लक्का कबूतर ने नाचना छोड़कर उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापना शुरू कर दिया। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उस दिन चिड़ियाघर में भूचाल आ गया। अब देखिए, इसमें बताया गया है जिस प्रकार एक नववधू घर आती है तब बाकी लोग उसको कैसे देखते परखते हैं, वैसा ही हुआ मोर के दोनों बच्चों के साथ। और वहां उपस्थित पहले से जो पक्षी और पशु थे, उन्होंने उनको निरीक्षण उनका शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका बढ़ना ऐसा था जैसे इल्ली से तितली बन जाना। मोर के बारे में बताते हुए लेखिका कहती हैं कि मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। कलगी और ज्यादा गहरी और चमकीली और ऊंची हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में नीले रंग की चमक दिखने लगी। नीले और हरे रंग के साथ गर्दन धूप छाई झलक दे रही थी। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग दिखाई देने लग गए। लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं बहुत पसंद थी। उसका गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना, ये सारी बातें लेखिका को नीलकंठ की बहुत पसंद थी। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ, परंतु उस अपनी पूंछ लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति से वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। लेखिका ने बताया कि नीली गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान साथ रहने के कारण मोरनी का नाम रखा गया राधा। ये प्रश्न भी है कि मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा क्यों रखा गया, तो ये उत्तर होगा उसका। आगे है, नीलकंठ ने स्वयं को जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां पर दाना दिया जाता है। घूम घूम कर सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उन्हें दंड भी देता। गलती करने पर वह खरगोश के बच्चों को अपनी चोंच से उसका कान पकड़कर ऊपर उठा लेता। वह जीव जंतुओं के प्रति स्नेह भी रखता था। वह प्राय मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुओल का खेल खेलते थे। यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे नीलकंठ ने सभी जीव जंतुओं का ध्यान रखना शुरू कर दिया और वो उनको खेलता भी था उनके साथ। ये बात यहाँ पर बताई गई है। साथ में गलती करने पर उनको सजा भी देता था। एक दिन की घटना के बारे में बताते हुए लेखिका ने बताया है कि सांप जाली घर के भीतर आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया
और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकला, परंतु निश्चेष्ट हो गया। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी ने बताया है कि नीलकंठ कैसे एक वीर पक्षी भी था। उसने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया और उसका ध्यान भी रखा। आगे है, मयूर क्लाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिसका जीवन ही क्रूर कर्म है। अब देखिए, मोर एक वीर पक्षी है पर हिंसक नहीं है, और दूसरे हिंसक पक्षियों से उसको अलग करके यहाँ पर महादेवी जी ने हमें बताया है। नीलकंठ जब पंखों को मंडलाकार करके नृत्य करता था तब लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। लेखिका कहती हैं कि नीलकंठ ने पता नहीं कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे पसंद था। लेखिका जब भी जाली घर में जाती, नीलकंठ वैसे ही पंखों को मंडलाकार करके नृत्य भंगिमा में आ जाता। इसी कारण कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। आगे हैं, वसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते और अशोक का पेड़ नए लाल पल्लवों से ढक जाता, तब नीलकंठ जाली घर में नहीं रुक पाता था और उसे बाहर छोड़ना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ऋतु ही थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उनके तन्मय नृत्य का आरंभ हो जाता। आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। इसके बारे में बताते हुए लेखिका ने कहा है, वो बड़े मियाँ की दुकान पर गई और वहां से एक अधमरी मोरनी लेकर आ गई। लेखिका ने उसके पंजों पर मरहम पट्टी और देखभाल की और वह महीने भर में ठीक हो गई। लेखिका ने उसे जाली घर में पहुंचाया और उसका नाम रखा कुब्जा। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि राधा और नीलकंठ आने वाली हर ऋतु में, वसंत ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो, उनमें साथ रहते, नृत्य करते और खुश थे। पूरा जाली घर खुश था। इसके बाद क्या होता है, एक दिन फिर लेखिका बड़े मियाँ की दुकान पर जाती हैं और वहां पर वो एक घायल मोरनी को लेकर आती हैं जिसके पैर बिल्कुल टूटे हुए थे। तो ऐसी मोरनी लेकर आकर वो उसकी मरहम पट्टी करती हैं, देखभाल करती हैं और ठीक होने पर उसको भी जाली घर में भेज दिया जाता है और उसका नाम रखा था कुब्जा। अब आगे क्या होता है, वह स्वभाव से भी कुब्जा ही निकली, क्योंकि अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता और वह उसके साथ रहना चाहती थी। कुब्जा की न किसी जीव जंतु से दोस्ती थी और न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने राधा को चोंच मार मार कर ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिया। अब कुब्जा स्वभाव से ईर्ष्यालु थी और वो नीलकंठ के साथ सिर्फ खुद रहना चाहती थी। दूसरे जीव जंतुओं से भी उसकी दोस्ती नहीं रहना देना चाहती थी और राधा को भी उसने चोंच से मारा, उसके अंडों को फोड़ दिया। अब आगे क्या होता है, इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। लेखिका ने बताया कि जब भी वो उसे दाना देने जाती, वह पहले की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में एक थकावट और आंखों में एक शून्यता थी जिसे लेखिका अपनी अनुभवहीनता के कारण अनुमान लगाती रही कि सब ठीक हो जाएगा। अब लेखिका कहती हैं कि आज भी वो जब खुद दुखी है, परेशान है, तब भी वो लेखिका की पसंद का ध्यान रखता है और मंडलाकार आकृति बनाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन
लेखिका ने क्या सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर सब कुछ ठीक नहीं होता है। और क्या हुआ, 3-4 महीने बाद एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। लेखिका ने जब उसे पुकारा तब भी वह नहीं उठा। तब उन्हें संदेह हुआ, वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अभी तक नहीं मिल सका, परंतु नहीं उसे कोई बीमारी हुई, न ही उसके शरीर पर कोई चोट का निशान था। लेखिका जब उसे अपनी शाल में लपेटकर संगम ले गई तब गंगा की बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया, तो उसकी पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर की तरह तरंगित हो उठा। नीलकंठ ने न रहने से राधा निश्चेष्ट सी कई दिनों तक कोने में बैठी रही। बहुत बार नीलकंठ वापस आ गया था, इसलिए उसका इंतजार करती रहती थी। कुब्जा इधर उधर उसे ढूंढ रही थी कि कजली उसके सामने आ गई। कुब्जा ने कजली पर चोंच मारी, तब कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस प्रकार उसका कलह कोलाहल भरा जीवन बचाया न जा सका। लेखिका कहती हैं कि इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नताओं का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब भी प्रतीक्षा में दुकेली है। आकाश में जब भी बादल छा जाते हैं तब वह अपनी आवाज को तीव्र कर नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो ये था हमारा पाठ। अब हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, नीलकंठ पाठ के लेखक या लेखिका का नाम क्या है? तो सही उत्तर है हमारा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, भाषण की तूफान मेल किसे कहा गया है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा बड़े मियाँ को भाषण की तूफान मेल कहा गया है। लेखिका ने मोर के बच्चे कितने रुपए में खरीदे? तो सही उत्तर है 30 रुपए में। अगला प्रश्न है हमारा, लेखिका के घर वालों ने मोर के बच्चों को किस पक्षी के समान बताया? तितर के समान, कबूतर के समान? तो सही उत्तर है तीतर के समान। मोर का नाम क्या रखा गया? नीलकंठ। अगला हमारा प्रश्न है, मोरनी का नाम क्या रखा गया? तो सही उत्तर है राधा। कौन सी ऋतु में नीलकंठ को जाली घर में बंद रखना मुश्किल हो जाता था? सही उत्तर है वसंत ऋतु। नीलकंठ और राधा की प्रिय ऋतु कौन सी थी? वसंत ऋतु या वर्षा ऋतु? तो सही उत्तर है वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न, बड़े मियाँ को 7 रुपए देकर लेखिका जिस मोरनी को लेकर आई उसका क्या नाम था? तो उसका नाम है कुब्जा। नीलकंठ की अप्रसन्नता का क्या कारण था? कुब्जा द्वारा किया गया कलह कोलाहल, राधा से दूरी, दोनों सही हैं। तो सही उत्तर है दोनों सही हैं। मोर पक्षी को लेखिका ने बताया है वीर कला प्रिय पक्षी, हिंसक पक्षी, क्रूर कर्म वाला पक्षी। तो सही उत्तर है वीर कला प्रिय पक्षी। आज जब नीलकंठ नहीं है तब कौन उसकी प्रतीक्षा में दुकेली है? तो सही उत्तर है राधा। ये थे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों की। पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो नीली गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान साथ रहने के कारण मोरनी का नाम रखा गया राधा। अगला हमारा प्रश्न, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? तो ये हमने पढ़ा था। उसका नववधु के आने के जैसा उनका स्वागत हुआ, व्यवहार किया गया उनके साथ। लक्का कबूतर ने नाचना छोड़कर उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरुगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उस दिन चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया था। अगला प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत अच्छी लगती थी, बहुत भाती थी? इसका उत्तर हमने पढ़ते समय पढ़ा है, जिसको मैंने पॉइंट्स में यहाँ उत्तर बना के लिख दिया है। पहला है गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना,
मेघों की गर्जन व ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर नृत्य करना और महादेवी के हाथों से धीरे धीरे चने उठाकर खाना, महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े होना, ये सब बातें लेखिका को बहुत पसंद थी। अगला प्रश्न है, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? इसमें लेखिका जब कुब्जा को अपने घर लेकर आती है और उसके बाद उनको जाली घर में भेज देती है, उस घटना की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। और क्या कहा है? उसका नाम कुब्जा रखा, वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़कर बिखेर दिए। कुब्जा की न किसी से जीव जंतु से दोस्ती थी और न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ का अंत ही हो गया। अगला प्रश्न है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर है, वसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते और अशोक का पेड़ नए लाल पल्लवों से ढक जाता, तब नीलकंठ जाली घर में नहीं रुक पाता था और उसे बाहर छोड़ना पड़ता था। अगला प्रश्न है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कुब्जा स्वभाव से ईर्ष्यालु थी। कुब्जा किसी से मित्रता करना नहीं चाहती थी, वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वह और किसी को उसके पास नहीं आने देना चाहती थी। किसी को उसके साथ देखते ही वह चोंच से मारना शुरू कर देती थी। इसीलिए जाली घर में उसकी दोस्ती किसी से नहीं हुई। अगला प्रश्न है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो एक तो वो सतर्क था, वीर था और कुशल संरक्षक। ये तीन विशेषताएं इस आधार पर हम बता सकते हैं नीलकंठ की। जाली घर में ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसे खरगोश की कराह सुनकर यह शक हुआ कि कोई प्राणी कष्ट में है और वह झट से झूले से नीचे आ गया। तो वो सतर्क था। वीर, नीलकंठ वीर प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 टुकड़े कर दिए। कुशल संरक्षक, उसके बाद उसने उसको अपने पंखों के नीचे दबाकर उष्णता दी, जिससे लगता है कि वो बहुत कुशल संरक्षक भी था। अगला प्रश्न है भाषा की बात का। इसमें जैसे कि रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बन गए, इसी प्रकार गंध, रंग, फल, ज्ञान, इसके भी दूसरे शब्द हमें बनाने हैं। तो गंध को सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन, ये नए शब्द बन गए। रंग, रंगना, रंगीला, रंगीन। फल, सफल, फलदार, फलित। ज्ञान, अज्ञान, ज्ञानवान, विज्ञान। अगला हमारा प्रश्न है संधि का, और हमें संधि विच्छेद और संधि करना है। तो पहला है नीलाभ, इसका होगा नीलाभ। नव, आगंतुक, नवागंतुक। सिंहासन का होगा सिंह घन आसन। मेघाच्छन, मेघ घन आच्छन। तो ये था संधि और संधि विच्छेद। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।